अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। आइए आज हम डिटेल में इस वीडियो में उनके बारे में बात करें। हाय, मैं हूं डॉक्टर मयंक, एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी और फाउंडर क्राउन का। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जो अगर आप ध्यान नहीं रखें तो आपका रिजल्ट डिजास्टर्स हो सकता है, खराब आ सकता है या फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। जब हम बात करते हैं पहले फैक्टर की, वो आता है आपका सर्जन का फैक्टर, जिससे आप कंसल्टेशन करते हैं। क्या आप उनकी क्वालिफिकेशन जानते हैं? अगर हम बात करें तो एक प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई सर्जन जो ट्रेंड है और एजुकेटेड है इस हेयर ट्रांसप्लांट को करने के लिए और साथ में वो एक्सपीरियंस रखता है जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूरी है, वही आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए एलिजिबल है। अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो कोई भी सर्जरी करना जब शुरू करता है तो वो कोई एक्सपीरियंस सर्जन नहीं हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनको किसी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस सर्जन ने प्रॉपरली ट्रेन किया हो। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सर्जन आपकी सर्जरी खुद अपने आप करें। इसके लिए कुछ स्टेप्स क्लासिफाई किए गए हैं, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट में जो हार्वेस्टेशन प्रोसीजर होता है, जिसमें फॉलिकल्स को FUE से पंच किया जाता है या स्ट्रिप से निकाला जाता है, आपका जो रिपेयर होता है स्ट्रिप का, जिसको FUT क्लोजर कहा जाता है, आपकी जो इंसिजन्स बनाने होते हैं जिसमें आपकी एंगल्स, डायरेक्शन, अरेंजमेंट, डेंसिटी वगैरह डिटर्मिन होती है, ये सारे स्टेप्स सर्जन को अपने आप खुद करने होते हैं। अगर लीगली बात करी जाए तो सिर्फ प्लेसमेंट ऑफ फॉलिकल्स जो जगह बना दी गई है सर्जन के द्वारा, उसके अंदर इम्प्लांट करना टेक्नीशियंस के द्वारा अलाउड होता है। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो आज की डेट में 90 to 95% क्लिनिक्स में सारा का सारा काम सिर्फ टेक्नीशियंस कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एक रिजल्ट डिजास्टर्स हो सकता है। ज़रूर से देख लें आपके सर्जन की क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टीज़, क्या उनके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की किस तरह की हेयर लाइंस देते हैं, कैसे अरेंजमेंट्स हैं, कितने नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स हैं और कौन से स्टेप्स वो खुद करने वाले हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली असेस करके इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने प्रोसीजर्स कराएंगे तो आपका पहला पॉइंट पूरी तरह से कवर्ड है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंसिडरेशन की। आप किस क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं? आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड्स मल्टीपल चेन्स ऑफ क्लिनिक्स खोलकर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जिसमें कई क्लिनिक्स में क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर्स नहीं हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट आपका प्रोसीजर करेंगे। अगर हम ये देखें कि कैसा क्लिनिक सेटअप है, उस क्लिनिक में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो क्लिनिक एक क्लीन स्पेस है, उसके अंदर एक प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर है, क्या वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं जो आपकी सर्जरी के लिए यूज़ होंगे, वहाँ पे प्रॉपर फ्यूमिगेशन हो रहा है जिसमें स्टरलाइजेशन ऑपरेशन थिएटर की मेंटेन्ड है, उनके पास एक ऑटोक्लेव मशीन हो जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन को ऑटोक्लेव किया जा सके, जो पंचेस यूज़ हो रहे हैं या जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है जो साइक्लेबल नहीं होता है, वो चीज़ हर एक पेशेंट के अंदर वापस रीयूज़ नहीं करी जा रही हो। इसके अलावा आपकी क्लिनिक के पास इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, यानी वहाँ पर एक डिफिब्रिलेटर, एक बॉयल्स एपरेटस जो एनेस्थीसिया की मशीन होती है, इंट्यूबेशन किट, IV लाइन डालना, बेसिक इमरजेंसी ड्रग्स का होना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उस क्लिनिक के पास एक इमरजेंसी एग्जिट प्रोटोकॉल होना चाहिए, उनके एक कोई टाई अप होना चाहिए किसी अस्पताल के साथ जिनके नंबर्स उनके पास डिस्प्लेड होने चाहिए। कोई भी गॉड फॉरबिड इमरजेंसी होती है तो उस हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आपको टेक अवे करने के लिए एक क्लियर प्रोटोकॉल के हिसाब से अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ों को देखते हुए प्रोसीजर कराते हैं और अपने सर्जिकल प्रोटोकॉल्स को मेंटेन रखते हैं तो आपकी सर्जरी सेफ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो थर्ड पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो है आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना। हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं उनकी पहली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनकी हेयर लाइन वैसी हो जाए जो आज से 15 या 20 साल पहले या यंग एज पे एक बिल्कुल लो और फ्लैट हेयर लाइन जो फीमेल्स की होती है जैसी वैसी लो लुकिंग हेयर लाइन आप वापस अपने सर पे बनवा लें। इस तरह की एक्सपेक्टेशन कभी भी ना रखें। आपकी डोनर और रेसिपिएंट का एक रेशियो होता है। आपका डोनर हमेशा आपकी बॉल्डनेस के प्रोग्रेसिव ग्रेड को कवर करने के लिए कम पड़ेगा, इसलिए डोनर को फ्यूचर के लिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी हेयर लाइन जितनी लो और फ्लैट बनवाएंगे उतना ही बॉल्डनेस का फ्यूचर प्रोग्रेशन के साथ आपका एरिया बढ़ेगा, जो आपकी डोनर की कैपेसिटी के बियॉन्ड हो जाएगा कवर करने के लिए। इसलिए एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि आप
ये ना सोचें कि आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट 27-28 साल पे करा रहे हैं तो वो एक हेयर लाइन भी 20 से 25 साल के लड़के की लगनी चाहिए। आपकी हेयर लाइन जो बनाई जा रही है वो नेचुरल लगनी चाहिए, ना केवल आज के लिए बट आने वाले सारे सालों के लिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको और ट्रांसप्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यूटिलाइजेशन आज करेंगे उतना ही कम डोनर फ्यूचर के लिए आपके पास अवेलेबल होगा। इसलिए डोनर को बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और जो शुरू होती है वो होती है डोनर की आपकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आपकी हेयर ट्रांसप्लांट आपको एक नेचुरल डेंसिटी दे दे जैसे आपकी आज से 10, 12, 15 साल पहले थी। ट्रांसप्लांट्स कभी भी नेचुरल डेंसिटीज नहीं देते हैं। वो एक कैमोफ्लाज होता है, एक इल्यूजन होता है, एक ऐसी अपीयरेंस आपको दी जाती है कि आप जब भी किसी से मिलेंगे तो सूखे बालों में किसी को पता नहीं चलेगा कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है। लेकिन उन्हीं बालों को जब आप गीला कर लेंगे या आपको एक्सेसिव पर्सपिरेशन या स्वेटिंग होगी या फिर आप जेल या स्पाइक करने के लिए बालों को गीला करके कोई केमिकल्स यूज़ करेंगे तो आपको उसमें थोड़ी थोड़ी थिनिंग दिख सकती है। इसलिए आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको ये 5 चीज़ें पता होनी चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट कभी भी नेचुरल डेंसिटीज नहीं दे सकता है, लेकिन एक ऐसी इल्यूजन दे सकता है कि सूखे बालों में आपको सर नज़र नहीं आएगा। अच्छा किया गया हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा नेचुरल दिखेगा, चाहे वो हेयरलाइन की प्लेसमेंट से हो या अरेंजमेंट से हो। तीसरी चीज़, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको अगर कोई क्लिनिक ये बता रहा है कि आपको हम कोई दवाई नहीं देंगे तो वो अपने खुद के फ़ायदे के लिए ये कर रहे हैं। आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में भी मेडिसिन यूज़ करनी ज़रूरी होती हैं ताकि आपकी प्रोग्रेसिव हेयर लॉस को वो स्लो डाउन कर सके। चौथी चीज़, अगर आप मेडिसिन यूज़ कर भी रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हेयर लॉस प्रोग्रेसिव नहीं होगा। हेयर लॉस आपका जो भी होगा वो मेडिसिन सिर्फ स्लो डाउन करेंगी, वो रोक नहीं सकती हैं। और पांचवी चीज़, अगर आप एक यंग एज पे हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं जो 30 साल से कम की उम्र है, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि आपको 2 से 3 हेयर ट्रांसप्लांट ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ ज़रूरत पड़ सकती है। अगर यही चीज़ के लिए आप 35 से 40 साल पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, हो सकता है आपको एक और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े। इसी चीज़ के लिए अगर आप ये 50 या 55 साल के आसपास हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो नॉर्मली आपको इसके बाद एक और हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल रियलिस्टिक रखिए, दवाइयों का यूज़ ज़रूर से करिए, क्लिनिक और सर्जिकल पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं उसके हिसाब से अपने सर्जन की क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, रिजल्ट्स ज़रूर से देख लें। कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले कम से कम 4 से 5 क्लिनिक्स में कंसल्टेशन ज़रूर से कर लें। कोई भी क्लिनिक जहाँ पे कोई क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट या सर्जन ना हो वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट ना कराएं। जो स्टेप्स मैंने आपको मेंशन करके बोले हैं वो स्टेप्स अगर आपके सर्जन खुद नहीं कर रहे हैं तो वो हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल वहाँ से ना कराएं और अपनी एक्सपेक्टेशंस को टोटली रियलिस्टिक रखिए। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं और आपको ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही मिलती है जिस तरह से आपको समझाई गई हैं तो आपका रिजल्ट सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस, डाउट्स या कंसर्न्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से इसको डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें जितने लोगों के साथ आप कर सकें। थैंक यू सो मच।